अच्छा एक बात बताइए, डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट हर जगह मैंडेटरी होगा या पब्लिक इशू में? अरे सीधी सी बात है भाई, डिबेंचर ट्रस्टी की जरूरत तब है जब डिबेंचर होल्डर बहुत ज्यादा हो। अच्छा एक बात बताइए, आपका 2 डिबेंचर होल्डर है यार, उसको तो कंपनी खुद ही डील कर लेगी। तो पब्लिक इशू में तो लाखों लाख डिबेंचर होल्डर हो सकते हैं, या प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा है पर आप किसको कर रहे हैं? अपने शेयर होल्डर को ही कर रहे हैं। मतलब शेयर होल्डर को फिर से क्या दे रहे हैं? डिबेंचर। मतलब पहले शेयर होल्डर शेयर ले चुका है, अब बोलो भाई हमारा क्या ले लो? डिबेंचर भी ले लो। और वो कितने हैं? 500 से ज्यादा। जरा देखो तो एक्सीडिंग 500 है कि क्या, देखो तो नीचे एक्सीडिंग है तो ठीक है इसका मतलब। तो याद रखिएगा, डिबेंचर ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट मैंडेटरी तब हो जाएगी जब पब्लिक इश्यू ऑफ डिबेंचर आ रहा हो या प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं कितने लोगों को? 500 से ज्यादा मेंबर को। कितने को? 500 से ज्यादा मेंबर को। कुछ डिबेंचर ट्रस्टी का नाम दिखा दे रहा हूं, बताओ कौन कौन कंपनी है? इसमें से IL&FS बेचारा खुद ही की इसकी हालत बहुत खराब है। इसमें अगर मालूम चला हो इसकी हालत बहुत खराब है, इसमें फ्रॉड निकला था, इस पर अभी आपका वो चल रहा है, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चल रहा है, IL&FS। चलिए खैर। अच्छा एक बात बताइए, आप जब भी डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करेंगे तो जो लेटर ऑफ ऑफर आपने निकाला है, क्या निकाला है? लेटर ऑफ ऑफर, या कोई भी नोटिस निकालेंगे, कोई भी अदर कम्युनिकेशन करेंगे, तो क्या उसमें डिबेंचर ट्रस्टी का नाम लिखना पड़ेगा? अरे तभी ना डिबेंचर होल्डर को पता चलेगा, क्योंकि डिबेंचर होल्डर तो बेचारा किस पर डिपेंड है? अपने डिबेंचर ट्रस्टी पर डिपेंड है, नहीं? चलिए, उसके बाद जिसको भी डिबेंचर ट्रस्टी बनाओगे, जबरदस्ती बनाओगे या उससे रिटर्न कंसेंट ले लोगे? पहले रिटर्न कंसेंट ले लेंगे, तभी उसका नाम लेटर ऑफ ऑफर पे हम लिखेंगे। तो इसका मतलब जितने कंपनी ने भी डिबेंचर का पब्लिक इशू लाया होगा, किसका पब्लिक इशू लाया होगा? डिबेंचर का, उन सबों ने अपने यहां डिबेंचर ट्रस्टी जरूर अपॉइंट किया होगा। हम देखते हैं कि किसी कंपनी ने ऐसा किया है या नहीं। ठीक है, पहले तो ये पता करो तो कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो डिबेंचर का पब्लिक इशू आया है, किसी का याद है तुम लोग को? जो मॉड्यूल सेकंड में है वो देखो। अरे मैं पूरा टाइप भी कर दिया है, कुछ आया ही नहीं, और तुम लोग भी देख नहीं रहे हो। क्या लिखा हुआ देखो तो, नेम ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी विद, किसको इन्होंने डिबेंचर ट्रस्टी बनाया है? ये देखिए यहां सब लिखा हुआ ना, है ना? डिबेंचर ट्रस्टी नहीं मिला तुम लोगों को? अच्छा डिबेंचर ट्रस्ट डीड भी देखना चाहोगे? ये अरे ट्रस्ट डीड तो स्टैम्प पेपर पर देखो, इन लोगों का हालत ये है ना, ये देखिए। ये देखो क्या लिखा हुआ है, कब कब डिबेंचर इशू हुआ, कितना कितना डिबेंचर इशू हुआ, ये सब लिखा हुआ ना, देख लो। ये सब CSE बनाता है। जब प्रोफेशनल में जाओगे ना तो ड्राफ्टिंग नाम का एक सब्जेक्ट है, उसमें ये डिबेंचर ट्रस्टी ड्राफ्ट करने के लिए आता है। ये एग्जाम में आएगा तुम्हारे। कहा सा इतना इंग्लिश कैसे लिख पाएंगे? ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट। ठीक है, ये कंपनी है ना ट्रस्टी, ये इसी का भी नाम था है ना? ये देखो तो क्या लिखा है, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अभी अभी हम पढ़ेंगे। कभी भी कंपनी अगर, सुनिए इधर देखिए, इधर देखिए, डिबेंचर होल्डर का क्या नहीं दे रही है? इंटरेस्ट, या रिडेम्पशन नहीं कर रही, कौन एक्शन लेगा? कौन एक्शन लेगा? डिबेंचर ट्रस्टी। और डिबेंचर ट्रस्टी जानते हो कैसे एक्शन लेगा? पहले उस बात को क्या करेगा? दुनिया में फैला देगा, डिबेंचर होल्डर को बता देगा। अरे बता तो देगा तभी तो पता चलेगा ना, तो अंदर अंदर तो मालूम चला कंपनी डिफॉल्ट कर रही है, डिबेंचर होल्डर को पता ही नहीं चलेगा। तो क्या इन्होंने बताया? देखिए तो, वी आर एक्टिंग एज ए डिबेंचर ट्रस्टी फॉर लिस्टेड सिक्योर्ड NCD। तो आज जब मैं शॉर्ट फॉर्म बोल रहा था तो तुम लोग मेरे पे हंस रहे थे। यहां लिखा है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, फुल फॉर्म लिखा है। मैंने बोला ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या चलता है? शॉर्ट फॉर्म। NCD कौन कंपनी का? रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड। और यहां बना था डिबेंचर ट्रस्टी, बन चुका है। और कितने हजार करोड़ का था देखो तो, 1000 करोड़, है ना? उसके बाद यहां देखिए
दो दो बार है, एक बार 1000 करोड़ का डिबेंचर था और एक बार 650 करोड़ का। और यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि कंपनी ने अपने ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं किया। देखो लिख दिया ना इन लोगों ने। और ये देखो अगर वेबसाइट पर है तो दुनिया को बताया, तभी तो हमने देख लिया, है कि नहीं? तो अभी ये सब आने वाला है, अभी सब तुम ये सब पढ़ोगे। देखो यहां क्या क्या लिखा हुआ है, किसका, कौन सा वेबसाइट है ये? रिलायंस, रिलायंस है ना। रिलायंस में देखिए ये सब लिखा हुआ है, सब कुछ ये है ना, डिबेंचर ट्रस्टी। और यहां बताओ कंपनी सेक्रेटरी कौन है? कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर है ना, मिस सावित्री पारेख है ना। चलिए शुरू करें। हाँ हेडिंग बोलो, हेडिंग बोलो, जल्दी हेडिंग बोलो। अच्छा एक बात बताइए, तुम्हें क्या लगता है डिबेंचर ट्रस्टी, पहले ये बताओ, इधर देखो। अच्छा अगर कंपनी का रिलेटिव निकल गया डिबेंचर ट्रस्टी तो डिबेंचर होल्डर की हितों की रक्षा करेगा या कंपनी की? तो इसका मतलब कंपनी से उसका दूर दूर तक कोई भी रिश्ता होना नहीं चाहिए। आज हमने आईबीसी में पढ़ा था, आज सुबह सुबह, याद है? अब तो मैं ऐसे रेफरेंस देता हूं, आज सुबह में है ना, कुछ दिन के बाद रेफरेंस दूंगा, आज रात में पढ़ाऊंगा। हाँ अभी क्या मालूम है तुम लोग को, रात छीन लूंगा तुम लोगों का। क्या छीन लूंगा? रातें। अच्छा रात या रातें? वो जो रात में गुफ्तगू करते हो तुम लोग, उसमें मैं सेक्शन करूंगा। क्या करूंगा? सेक्शन, है ना। ऐसे फोन उठा, हेलो क्या कर रहे हो? सेक्शन चुप, ऐसे बोलोगे तुम लोग, गुफ्तगू। चलिए अरे जल्दी बताओ क्या पढ़ने जा रहे हैं? ये तो पक्का है भाई, डिस्क्वालिफाइड वही लोग होंगे जिनका कंपनी से नजदीकी दिखाई देगा, क्योंकि डिबेंचर ट्रस्टी डिबेंचर होल्डर्स की हितों की रक्षा के लिए है, कंपनी से उसका रिलेशन होना नहीं चाहिए। आप हमेशा याद रखिएगा, ये जब भी ये रिलेशन आता है ना, चीजें खराब हो जाती। जैसे मैं हमेशा बताता हूं, क्लास में कोई बच्चा अकेला बैठ के पढ़ रहा है, वो पढ़ेगा ही, लेकिन जहां ग्रुप में बैठा उसका बर्बाद होना तय है। ये मैं साफ बोल रहा हूं, मैंने 3-4 इंटरव्यू लिया, चारों इंटरव्यू में बच्ची बोली कि सर मैं बड़ा फोकस रहती थी, अकेले रहती थी, तभी मैं आज ये सक्सेस को अचीव की हूं। ये संगति सबसे बड़ी चीज होती है। यहां पे भी देख लीजिए क्या बोल रहा वो, कि जो डिबेंचर ट्रस्टी है वो कंपनी से कहीं भी रिलेटेड होना नहीं चाहिए। कंपनी से रिलेटेड होगा वो बायस्ड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? बायस्ड। फिर वो कंपनी के भले में सोचने लगेगा। आज तुम देखो रिलायंस, कौन सी कंपनी थी वो? रिलायंस होम, क्या था? रिलायंस होम फाइनेंस। बताइए, और डिबेंचर ट्रस्टी कौन था? आईडीबीआई। बताइए, नहीं नहीं, अरे जो नोटिस निकाल दिया था कि कंपनी ने डिफॉल्ट किया है। आज बताओ आईडीबीआई का अगर रिलेशन हो जाता है रिलायंस होम फाइनेंस से तो कभी ऐसा नोटिस नहीं निकालता, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है। तुम्हारे चक्कर में थोड़ी रहूंगा, मुझे किसको देखना है? डिबेंचर होल्डर को। तूने डिबेंचर होल्डर का पैसा नहीं दिया, मैं तो लिखूंगा। ये ताकत तभी आएगा जब आपका कोई रिलेशन ना हो। लेकिन अगर आपका कोई रिलेशन है तो आप इतना सीना तान के नहीं बोल सकते। आप समझिए, आप बायस्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बायस्ड। ये डिस्क्वालिफिकेशन में वही लोग हैं जिनका कंपनी के साथ कोई रिश्ता है, जायज या नाजायज, मतलब नजदीकी या दूर का, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। आइए चलिए देखते हैं क्या, आइए देखते हैं। चलिए पहला याद रखिएगा, वो पर्सन कभी भी डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता, पहला जो कंपनी का शेयर होल्डर है। बताइए, आप कंपनी के शेयर होल्डर होंगे तो जानते हो तुम क्या बोलोगे? पहले हमारा डिविडेंड दे दो, डिबेंचर होल्डर को मत दो कुछ। ये तो अपने बारे में सोचने लगेंगे। लिख लो भाई, शेयर होल्डर नहीं होने चाहिए। आप लिख लो, आप शेयर होल्डर होने नहीं चाहिए। चलो पहला डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। दूसरा थोड़ा टफ है अभी, सुनिए सुनिए, इधर सुनिए। अरे सुन लो भगवान, देखो इधर, ना आप उस कंपनी के ए लिखो, ना उस कंपनी के होल्डिंग के बी लिखो, ना उस कंपनी के सब्सिडरी के सी लिखो, ना उस कंपनी के एसोसिएट के। मैं ग्रुप कंपनी बोल सकता हूं सीधा, सारी कंपनी नहीं आ गई, कंपनी भी, होल्डिंग भी, सब्सिडरी भी और
एसोसिएट, सब पढ़ा चुका हूं तुम लोग को। मोर देन 50% पे सब्सिडरी और 20% पे एसोसिएट, याद है ना। ABCD में आप कहा, ABCD में आप ना प्रमोटर होने चाहिए, ना डायरेक्टर होने चाहिए, ना KMP होने चाहिए, ना अदर ऑफिसर होने चाहिए, ना अदर एम्प्लॉय होने चाहिए। तो ABCD में आप 5 चीजें नहीं होनी चाहिए। बोलो क्या क्या? तो एक बात बताइए, सिर्फ उसी कंपनी को देख रहे हैं या उसी पूरे ग्रुप कंपनी को देख रहे हैं? पूरे ग्रुप कंपनी में कहीं भी आप क्या दिख गए? प्रमोटर, डायरेक्टर, KMP, अदर ऑफिसर, अदर एम्प्लॉय, तो याद रखिएगा फिर आप क्या नहीं बन पाएंगे, आप उस कंपनी के DT नहीं बन पाएंगे। मैं DT बोलूंगा, समझ जाओगे, डिबेंचर ट्रस्टी, याद रहेगा। तो इसका मतलब आपका उस पूरे ग्रुप कंपनी से दूर दूर तक कोई भी रिश्ता होना नहीं चाहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अगला, याद रखिएगा, आप कंपनी के डिबेंचर ट्रस्टी हैं तो आपको रेम्युनरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? अरे मुफ्त में थोड़ी काम करेगा यार, रेम्युनरेशन तो लेगा ही ना, ये तो बिजनेस है। लेकिन रेम्युनरेशन से ओवर एंड अबव आपको कुछ नहीं मिलना चाहिए। ये क्या हो गया? ओवर एंड अबव। मतलब कंपनी के साथ रेम्युनरेशन को छोड़ के आपका कोई भी पैसे से जुड़ा हुआ रिलेशन होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पैसे से जुड़ा हुआ रिलेशन रखोगे, कंपनी तुमको लालच देगी, तुम कंपनी के फेवर में बोलने लगोगे, डिबेंचर होल्डर के फेवर में बोलोगे नहीं। तो क्या पैसे का कोई और रिश्ता होना चाहिए ना? अच्छा, लेकिन रेम्युनरेशन मिल रहा है, वो तो मिलेगा। पढ़ लिया ना तुम लोगों ने। एक्चुअली क्या होता है, अभी तुम लोग को आसान लगता है क्योंकि तुम इधर देखते भी नहीं हो। नवंबर में या जिनका जून अटेम्प्ट है, मई में जब वो पढ़ने लगेंगे ना तो 100 बार प्रॉब्लम आएगा, पर तब तक चिड़िया चुग गई खेत, वो वाली हाल हो जाएगी, आप संभाल नहीं पाओगे। रैंक होल्डर, हर बड़ा अच्छा मार्क्स लाने वाला बच्चा ये बोलता है अर्ली स्टार्ट कीजिए। क्या स्टार्ट कीजिए? अर्ली। अगर दिसंबर है तो सितंबर से शुरू हो जाइए, अगर आपका जून है तो आप मार्च से शुरू हो जाइए रिवीजन। समझ रहे हैं आप? लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत होगा। अब यही चीज देखिए, मैंने अभी पढ़ा दिया, जो बच्चा लाइन बाय लाइन पढ़ लिया, मेरे से हिंदी सुन लिया, इसका ये काम खत्म। लेकिन अभी सिर्फ सुन के छोड़ दे रहा है, इसको पढ़ा नहीं, जब वो पहली बार पढ़ेगा तो जोर नहीं पाएगा और फिर उसको समझ में नहीं आएगा, फिर 17 बार मुझे व्हाट्सअप करेगा, जवाब नहीं दूंगा। मैं दूंगा पर मैं कितना जवाब दूंगा? पूरा कोर्स थोड़ी पढ़ा दूंगा व्हाट्सएप पे, मैं तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन जाएगा वो। चलिए, सी हो गया है, डी ई दोनों एक साथ, दोनों एक साथ। चलिए इधर देखिए, आप कंपनी से डायरेक्ट लोन ना लिए हो, लिखो यहां पे डायरेक्ट लोन। और सबको मालूम है गारंटी होता है इनडायरेक्ट लोन, नहीं मालूम है इन लोग को? आप जानते हैं गारंटी क्या होता है? इनडायरेक्ट लोन होता है, नहीं मालूम है तुम लोगों को? समझ गया मैं। अरे भाई, मैं तुम्हें लोन दूं या किसी और से लोन दिलवा के गारंटर बन जाऊं, दोनों केस में लोन तो मैंने ही दिया है। नहीं समझ में आया? क्योंकि अगर तुम लोन नहीं लौटाओगे तो जिससे मैंने तुम्हें लोन दिलवाया उसको मुझे पैसा लौटाना पड़ेगा, तो तुम्हारे बेनिफिट के लिए मैं पैसा लौटाऊंगा, तो एक तरीके से मैंने तुम्हें लोन ही दे दिया ना। तो याद रखिएगा, एक होता है डायरेक्ट लोन, एक क्या होता है? इनडायरेक्ट लोन। गारंटी को क्या बोलते हैं हम? इनडायरेक्ट लोन। तो याद रखना, आप उस ग्रुप कंपनी से, एक्चुअली ग्रुप में इस बार ज्यादा जुड़ गया है, देखो कौन कौन जुड़ा है, देखो तो। नहीं, वही नहीं है। ये लो, घर पे खेलना है। अरे क्या शुरू? चलिए, जो आसपास बैठता है उसको मैं देता रहता हूँ, है ना। अरे देखो इधर, आप लोगों को ना एक्चुअली क्या हुआ है, 3 बजे के बाद जो है दिखना कम शुरू हो जाता है। वहां पे ऊपर में ए बी सी डी, इस बार है ए बी सी डी और ई भी है। हाँ, ये सिस्टर कंसर्न है भाई, नहीं मालूम है तुम्हें सिस्टर कंसर्न? कुछ लोग तो ऐसे देख रहे हैं जो बोल रहे हैं बहन नहीं बहन। चलिए इधर देखिए आप, अब एक बार ग्रुप कंपनी बना देता हूं। हाँ जी,
बहुत तुम लोग मेरे से चिल्वाते हो, लेकिन शांत रहो। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, तो ये मेन कंपनी हो गई ए, ये अपने लिए क्या हो गई ए। बी में देखो तो कौन है सब्सिडरी, एक्स की एक सब्सिडरी हो गई एक्स एस लिमिटेड, ये क्या हो गई सब्सिडरी। चलो बताओ सी में कौन है होल्डिंग, एक्स की एक, एक्स किसी की सब्सिडरी है, इसका मतलब एक्स की वो होल्डिंग है एच लिमिटेड, ये हो गई सी। और बोलो एस लिमिटेड ने किसी का 20% लिया है, तो मालूम चला ये हो गई ए लिमिटेड, ये हो गया एसोसिएट, क्या हो गया तुम्हारा ए बी सी, क्या है डी। और बोलो हाँ सुनिए, क्या लगता है जो तुम्हारी होल्डिंग कंपनी है, क्या होल्डिंग कंपनी ने सिर्फ तुम्हारा ही 50% से ज्यादा शेयर लिया होगा? हो सकता है इस होल्डिंग कंपनी ने एक्सएक्स लिमिटेड का भी लिया हुआ है 50% से ज्यादा शेयर्स। तो इस दोनों में क्या रिश्ता होगा? पिताजी एक और बेटियां दो, ये आपस में सिस्टर कंसर्न ही तो हैं, नहीं है? तो बताइए डी के बाद कौन हो गया ये ई। अब मैं सबको लिख दे रहा हूं, ये तो खुद कंपनी है, ये इसकी क्या है सब्सिडियरी, ये इसकी क्या है होल्डिंग, ये इसकी क्या है एसोसिएट। आप जानते हैं एसोसिएट कितने पे बन जाता है 20% पे, है ना? तो इसका तुम लिए थे 50%, 50.1% ना, 50.1%। ये फिर देखने में दिक्कत करेगा। सब्सिडी बनाने के लिए कितना लेना जरूरी है? 50.1 ले तो भी चलेगा। इसका तुमने ले लिया था कितना, वहां 20 पे भी चल जाता है, जरूरी नहीं कि मोर देन 20% हो। लेकिन आपका भी किसी ने हो सकता है 50% से ज्यादा शेयर्स लिया हो, और इसने किसी और का भी 50 से ज्यादा शेयर्स लिया हो, तो इसकी एक क्या है अनदर सब्सिडियरी है, क्या है अनदर सब्सिडियरी। तो आप जिसके सब्सिडियरी हैं उसकी जो अनदर सब्सिडियरीज हैं आपस में क्या है, ये सब सिस्टर कंसर्न ही तो है। तो ये हो गए सिस्टर कंसर्न। तो समझ में आ गया, ए बी सी डी सब समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूं, तुम्हारा ए बी सी डी सब मिटा देता हूं, तुम पूरा उतार लो। इस पूरे को क्या बोलेंगे ग्रुप, इससे ज्यादा कोई कंपनी नहीं बनेगी, बस इतना ही है। अब इससे ज्यादा क्या बनेगा, सिस्टर बना ही दिया, होल्डिंग बना ही दिया, सब्सिडरी बना ही दिया, एसोसिएट बना ही दिया, अब इससे ज्यादा क्या बनाऊं? इसको हम क्या बोलते हैं ग्रुप कंपनी। क्या बोलते हैं ग्रुप कंपनी। तुम फ्लैश जला के फोटो खींचते हो चार्ट का? चलो चार्ट सुंदर लगेगा, ठीक। अच्छा चाइनीज फोन में अपने आप ही फ्लैश जल जाता है, मालूम? चलिए हो गया। क्या थोड़ा स्पीड बढ़ा लूं? मेरा के इधर उधर डाल दिया अभी। चलिए हो गया। चलिए जो बच्चे D2H वाले हैं पढ़ रहे हो ना, चलिए हटाओ। अभी स्पीड में तुमसे पूछूंगा, सुनो अभी जल्दी से बताना तुम मुझे, ठीक? 7 डिस्क्वालिफिकेशन पूछूंगा अभी। हाँ अरे एसोसिएट का डेफिनेशन याद करो। 20% और मोर भी चलता है। हाँ 20% और मोर भी चलता है। हाँ 50 से कम, लेकिन 20 या 20 से ज्यादा। तो तुम लोग क्यों एसबीसी, ये मुझे तुमसे पूछना चाहिए था कि तुम मेरे से पूछोगी, जब वो चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूं। वाह, अभी उससे स्पीड में पूछने वाला हूं, अभी पूछूंगा अभी। चलिए इधर देखिए अगला। तो आप सुनिए, अब मैं सीधा बोल रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, देखो इधर। हाँ जी,
आप उस ग्रुप कंपनी से, ग्रुप का मतलब सारी हो गई पांचों, ग्रुप कंपनी से ना आपने डायरेक्ट लोन लिया हो ना इनडायरेक्ट, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लोन या इनडायरेक्ट लोन लेंगे तो आप उस कंपनी के खिलाफ बोल पाएंगे नहीं। और सीधा सा बात है, आप डिबेंचर ट्रस्टी हैं, आपको कंपनी के खिलाफ तो बोलना पड़ेगा अगर कंपनी डिबेंचर होल्डर की हितों की रक्षा ना करे तो। चलिए एफ पॉइंट, एफ पॉइंट तो और भयंकर है भाई। आइए, आपका कंपनी के साथ क्या नहीं होना चाहिए, पिकनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। लिखो पिकनरी का मतलब मॉनेटरी, पिकनरी का मतलब मॉनेटरी, पिकनरी का मतलब मॉनेटरी। अच्छा, एक लिमिट तक अलाउ किया है, उस लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब लिमिट क्या है सो सुनिए, 2% ऑफ, 2% ऑफ या तो ग्रॉस टर्नओवर या 2% ऑफ टोटल इनकम, ठीक है, और 50 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज में प्रिस्क्राइब विच एवर इज लोअर। ये सिर्फ सुना है तुमने, कनेक्ट नहीं कर पाए हो, अब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं। चलिए क्या है भाई, लिमिट, लिमिट चाहिए तुम्हें, कौन सी लिमिट? चलो इधर देखिए, इधर देखिए, अरे इधर देख लो सारे बच्चे। हाँ, 2% ऑफ, बोलो जल्दी से, दो चीज है, ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम। सुनिए, ये दोनों में से कोई एक ही होगा। अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो टर्नओवर होगा, अगर कंपनी सर्विस इंडस्ट्री की होगी तो इनकम होगा। दोनों में से कोई एक ही वर्ड इस्तेमाल होगा, या तो ग्रॉस टर्नओवर या टोटल इनकम। और ₹50 लाख और सच हायर, हायर है देखो तो, सच हायर अमाउंट एज में बी प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब अभी, अब जो भी प्रेस्क्राइब्ड हो, लेकिन ऐसा यहां इस सेक्शन के लिए तो प्रेस्क्राइब नहीं है। तो ये एक है, ये एक है और ये एक है। अब इस तीनों का विच एवर इज लो लो लोअर, समझ में आ गया? इस तीनों में से जो लोअर अमाउंट आएगा वहां से ₹1 कम तक का पिकनरी इंटरेस्ट चलेगा, क्योंकि अमाउंटिंग टू लिखा हुआ, देखो तो, पढ़िए तो क्या लिखा, अमाउंटिंग टू। वर्ड क्या दिखे थे, अमाउंटिंग टू है, क्या नाम है इसका? मतलब याद रखिएगा, बराबर भी हो गया तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। इसका मतलब ₹1 कम तक अलाउड है, ₹1 कम तक अलाउड हुआ ना इसका मतलब। चलिए पहले इसको उतार लो, फिर एक एग्जांपल सेट कर लेंगे। ये डायरेक्टर चैप्टर में भी आएगा, ये सेम। हो गया, हटाऊं? ठीक है, चलिए इधर देखिए, तुम लोग लेकिन बहुत बोर होते हो, ये चीज देखा है मैंने। सच में तुम लोग को मैं ही संभाल सकता हूं, तुम्हें दूसरे कोचिंग में एक दिन नहीं टिक सकते, क्योंकि वहां का टीचर सब तो नीचे देखता है, ऊपर कुछ बोलता ही नहीं है, सिर्फ पढ़ाता रहता है। तुम लोग तो मुझे लगता है कि उधर मारपीट करके चले आओगे। मैं 10 मिनट के लिए क्या पढ़ाने लगता हूं, बोर हो रहे हैं, है ना? एक बार डांस कीजिए जल्दी से। चलिए इधर देखिए, अभी मैं पूछने वाला हूं, अभी मैं पूछूंगा, चिंता क्यों कर रहे हैं, मुझे याद है। आइए चलिए इधर देखिए, आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि वो कंपनी अपने यहाँ कौन सा वर्ड इस्तेमाल करती है, टर्नओवर। मान लीजिए उसका टर्नओवर है 100 लाख, तो 100 लाख का 2% निकालो, 2 लाख। मैंने क्वेश्चन ही ऐसा बनाया। और 50 लाख, अब मान लीजिए सच हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, इन तीनों में से लोअर कौन हुआ, 2 लाख। अब इसका मतलब 1,99,999 तक का पिकनरी इंटरेस्ट चलेगा, लेकिन 2 लाख अगर टच कर गया तुम्हारा पिकनरी इंटरेस्ट, या 2 लाख से ज्यादा, तो फिर आप डिस्क्वालीफाइड है। आप क्या हैं, डिस्क्वालीफाइड। ये समझ में आया?
अब है समझ में नहीं आने के कारण फोकस बिगड़ना होता है, मालूम है। चलिए इसलिए बोलता हूं स्टे फोकस्ड, ये बहुत जरूरी है। सीएस जैसे कोर्स में फोकस बनाना बहुत जरूरी है। तुम लोग को लगता है मैं हमेशा बोलता रहता हूं, तुम्हारे लिए बोलता हूं, तुम्हारा फोकस हिलता भी तो है। अभी देखिए फिर से 3 लिमिट यहां लिखा हुआ है, कौन से कलर से लिखा हुआ 3 लिमिट? कलर पे इतना कंफ्यूजन है, बताइए आप। चलो पिंक मान ले, क्या मान लेते हैं? पिंक। अरे पिंक कलर वाले को तुम देखो, पहला क्या है? 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम। मान लीजिए उस कंपनी में क्या फैशन है बोलने का? टर्नओवर। तो दोनों में से कोई एक ही बोलेगा ना यार वो। तो 2% ऑफ, मान लीजिए 100 लाख क्या था उसका? ग्रॉस टर्नओवर। तो 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर कितना हो गया? 2 लाख। और 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब। मान लीजिए प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट नहीं है यहाँ, तो कंपैरिजन 2 लाख और 50 लाख में होगा। दोनों में से लोअर कौन है? 2 लाख। तो 2 लाख से 1 रुपया कम तक का पिकनरी इंटरेस्ट चलेगा, लेकिन 2 लाख भी हो गया तो वो चलेगा नहीं, आप हो जाएंगे क्या? डिस्क्वालीफाइड। ये समझ में आया? चलिए आगे। अच्छा एक बात बताइए, ये पिकनरी इंटरेस्ट सिर्फ इस साल में देखोगे या क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग द 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग द करंट। अच्छा ड्यूरिंग द करंट कब? जब कंपनी को बने हुए 1 ही साल हुआ, लेकिन कंपनी को बने हुए 5 साल हो गया है तो 2 साल का देखेंगे। कितने साल का देखेंगे? 2 साल। मतलब पूरा 2 साल जोड़ेंगे हम और तब देखेंगे तुम्हारा उस कंपनी के साथ कितना पिकनरी इंटरेस्ट है। समझ में आ गया? जैसे अब अभी क्या लिमिट था, जल्दी बताओ, हमारा क्या लिमिट निकला था? 2 लाख। अच्छा पिछले साल में हम 50,000 का पिकनरी इंटरेस्ट किए थे और इस साल में किए थे 60,000 का, तो 60 प्लस 50 कितना हो गया? 1,10,000। चलेगा? हम क्वालिफाइड है, डिस्क्वालिफाइड नहीं है। पिछले साल में किए थे 1 लाख, इस साल में कर लिए 1.5 लाख, डिस्क्वालिफाइड। क्योंकि याद रखिए 2 साल का देखते हैं। कितने साल का देखते हैं? 2 साल। लेकिन कंपनी को बने हुए ही 1 साल हुआ तो फिर एक ही का देखेंगे, क्या करेंगे फिर? चलिए और बोलो। जी पॉइंट। आप हैं रिलेटिव। आप क्या हैं? रिलेटिव। सुनिए किसके? या तो प्रमोटर के या डायरेक्टर के या केएमपी के। टिक लगाओ ऐसे जैसे टिक लगाया मैंने। पर्सन वही आगे पढ़ो ना, क्या लिखा है? पर्सन वो जो कंपनी में नौकरी कर रहा है, जो डायरेक्टर। तो कौन हुआ? डायरेक्टर ही हुआ ना। बताइए जल्दी। रिलेटिव 3 लोगों के, बोलो कौन कौन? प्रमोटर के, डायरेक्टर के और केएमपी के। कोई दिक्कत? चलिए आइए, ठीक है। अगला, अब आइए जल्दी से देखते हैं क्या ड्यूटीज एंड फंक्शन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी के ड्यूटीज एंड फंक्शन। अच्छा तुम बताओ तो जरा, क्या ड्यूटी होता होगा और क्या फंक्शन होता होगा? पहले ये फंक्शन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फंक्शन। तो 2 मेन फंक्शन लिखा है। चलिए आप ही बोलो मुझे, डिबेंचर ट्रस्टी का क्या फंक्शन होता होगा? डिबेंचर होल्डर की हितों की रक्षा करना। अरे जल्दी बोलो। और डिबेंचर होल्डर की शिकायतों का निपटारा करना। मतलब डिबेंचर ट्रस्टी 24 घंटे किसके बारे में सोचेगा? डिबेंचर होल्डर के बारे में सोचेगा। तो वो डिबेंचर होल्डर का क्या है? ट्रस्टी। तो ट्रस्टी है, ट्रस्टी नाम ही तो है डिबेंचर ट्रस्टी। तो किसका ट्रस्टी है वो? डिबेंचर होल्डर का। तो ट्रस्टी हमेशा भले के लिए सोचता है अपने बेनिफिशियरी के लिए ना। तो बताइए 2 फंक्शन है। कितने फंक्शन है? 2। जल्दी बोलो। पहला कौन? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। अच्छा वो कैसे प्रोटेक्ट करेगा इंटरेस्ट? कैसे करेगा जल्दी बताइए। एक चीज तो जरूर देखेगा कि सिक्योरिटी क्रिएट हुआ या नहीं। आपको याद होगा कंपनी अगर सिक्योर डिबेंचर इशू करती है तो वो मॉर्टगेज क्रिएट करती है ना, चार्ज क्रिएट करती है ना। आपको मालूम है अगर मॉर्टगेज चार्ज सही टाइम से क्रिएट हो जाए तो भी डिबेंचर होल्डर की हितों की रक्षा हो चुकी है। क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट नहीं देंगे, आप क्या नहीं देंगे? इंटरेस्ट नहीं देंगे, या आप रीपेमेंट नहीं करेंगे तो वो बेच के पैसा निकाल लेंगे। तो तुम्हें क्या लगता है डिबेंचर होल्डर की हितों की रक्षा में सबसे बड़ा माइलस्टोन क्या है? क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, इसका मतलब चार्ज। इसका मतलब चार्ज, समझ लो ना? चार्ज, गिरवी, मॉर्टगेज। लिखो मॉर्टगेज। अब ना थोड़े लॉ से जुड़े हुए टेक्निकल वर्ड्स को समझना शुरू कीजिए, आप समझेंगे तभी फायदा होगा। अब लिखा हुआ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी तो तुम घबरा जाते हो। चलिए आगे। उसके बाद जितने भी डिबेंचर होल्डर्स के क्या है एग्जैक्टली शिकायतें हैं, उसको क्या करना? रिड्रेस करना। रिड्रेस का मतलब निपटारा।
डिबेंचर होल्डर्स की शिकायतों का क्या करना, निपटारा करना। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब हम पढ़ रहे हैं क्या एग्जैक्टली, ड्यूटी, डिबेंचर ट्रस्टी का ड्यूटी। चलो टिक लगाओ, डिबेंचर ट्रस्टी का ड्यूटी। अब इन लोगों को समझ में कहां आएगा कुछ भी, तो चैप्टर के एकदम बीच में है। हाँ जो भी है, लेकिन चैप्टर के एकदम बीच में है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अभी कोई नया चैप्टर स्टार्ट हो या कोई नई क्लास स्टार्ट हो तब ना, ये बीच में होगा, वो बेचारी देख देख के कहीं माँ घटिया पढ़ाता है टीचर, है ना। अच्छा तो जयजल में भी टाइम है, तुमको कोमल से पूछना तो चाहिए जयजल का क्या है अभी। चलो इधर देखो, चलिए ध्यान से सुनो अब आप जो मैं बोल रहा हूं। चलिए देखो इधर देखो, एक्चुअली क्या होता है, किसी बच्चे को बीच में एकाएक एंट्री करा दो, वो देखा टीचर अरे वहां घर सरा हुआ पढ़ाता है, वो क्या समझेगा, उसको तो लगेगा मुझे समझ में नहीं आया। अब मुझे समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि चैप्टर के बीच में एंट्री मारा है। शुरू से पढ़ेगा तभी, कोई फिल्म चलती रहे हॉलीवुड की, बॉलीवुड तो कहीं से भी समझ में आ जाता है ना। हॉलीवुड की फिल्म चलती रहे, एकाएक बीच में डाल दूं, तुमको यही समझ में आया थैनोस कौन है, कौन है थैनोस है, थैनोस है क्या नाम है, जो अंगूठी पहनता रहता है सबसे लेके, थैनोस है ना। अच्छा एक बात बताइए, कौन सा फिल्म है वो, एवेंजर। कितने पार्ट आ गए उसके, 6-7 पार्ट हो गए होंगे, 6-7। अच्छा 7वें पार्ट में किसी बच्चे को लास्ट में बैठा दूं तो क्या समझेगा कि अरे यार भयानक आदमी है, कह रहा दुनिया का बैलेंस बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा दुनिया का। हाँ बॉलीवुड कहीं से भी समझ में आता, बॉलीवुड की किसी फिल्म में कहीं से बैठ जाए, आपको पता है हीरो रो रहा होगा हीरोइन के चक्कर में, और यहाँ के लोगों का काम क्या है, कितने यहाँ के हीरो पूरे वर्ल्ड को बचाते हैं एक क्रिश को छोड़ के, बेचारा उसकी हालत खुद ही खराब है आजकल। आइए तो सुनिए, डिबेंचर ट्रस्टी की क्या क्या ड्यूटी होगी। पहला, सबसे पहले वो चेक करेगा कि जो कंपनी ने क्या निकाला है, लेटर ऑफ ऑफर, उसमें कोई भी बातें झूठी लिखी हुई ना हो। सुनिए ध्यान से सुनिएगा, आपने इधर देखो, शांति, ध्यान से देखिए, आपने डिबेंचर, सुनो, डिबेंचर जब इशू किया तो आपने वादा किया कि हम 5% इंटरेस्ट देंगे, क्या देंगे, 5%, लेकिन लेटर ऑफ ऑफर में झूठ लिखा 10%, ये तो गलत बात है ना। तुम झूठा डॉक्यूमेंट दिखा के लोगों से डिबेंचर के नाम पर पैसा ले रहे हो, और जब वो पैसा दे रहे हैं तो बाद में बोलो गलती से लिखा गया है ना, क्या हो गया, गलती से 5% था, गलती से ना टाइप करने वाला 10% ले रहे भाई, 5 और 10% में बहुत बड़ा फर्क है। तो क्या ये डिबेंचर ट्रस्टी की ड्यूटी है ये देखते रहना कि लेटर ऑफ ऑफर में वही टर्म्स एंड कंडीशन लिखे जाए जो टर्म्स एंड कंडीशन पे क्या इशू हुए हैं, डिबेंचर इशू हुए हैं। चलिए हो गया पहला। अब बताओ दूसरा, क्या वो कंपनी से रिपोर्ट मांगते रहेंगे, कौन सा रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगते रहेंगे, पीरियोडिक, कैसे, जैसे 3 महीने पे, 6 महीने पे, 9 महीने पे, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जिससे उसको पता चलता रहे कि कंपनी कैसी जा रही है। अच्छा उसको अगर ऐसा लगा कि कंपनी में लॉस हो रहा है, कंपनी में क्या हो रहा है, लॉस, तो क्या वो तुरंत अलर्ट हो जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कंपनी के पास पैसे अब होने वाले नहीं है, कंपनी पक्का डिफॉल्ट कर जाएगी, क्या कर जाएगी, डिफॉल्ट कर जाएगी, तो क्या वो पहले से अलर्ट हो जाएगा। तो कंपनी से है ना पीरियोडिक बेसिस पर क्या मांगता रहेगा, रिपोर्ट मांगता रहेगा। चलिए आगे, अभी तुरंत तुम लोग को एक कंपनी का डॉक्यूमेंट दिखाया था मैंने, देखिए अगर कभी भी डिबेंचर होल्डर के साथ क्या हो गया, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट किस मामले में, मालूम चला उसको क्या नहीं मिला, इंटरेस्ट नहीं मिला, या उनका क्या नहीं हुआ, रिडेम्पशन नहीं हुआ, तो क्या वो डिबेंचर होल्डर को तुरंत बता देगा। अभी तुमने देखा था वो डिबेंचर होल्डर को क्या वेबसाइट पे डाल दिया था, अब वेबसाइट पे डाल दिया तो सबको पता चल गया, और खुलेआम लिखा था कि कंपनी ने अपने ऑब्लिगेशन को सर्विस नहीं किया। आप बताइए डिबेंचर ट्रस्टी का वो डॉक्यूमेंट जो इंटरनेट पे है, क्या उस कंपनी का गुडविल गिरा दिया। अब आपको ऐसा लगता है कि कोई आदमी अब उस कंपनी का डिबेंचर होल्डर बनेगा बाद में, तो ये डिबेंचर ट्रस्टी सब बहुत एक्टिव होते हैं ये लोग। चलिए अगला बोलो, अगला कौन सा पॉइंट, डी ना, वो इस बात को भी इंश्योर करेगा कि कंपनी कभी भी टर्म्स का मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस का ब्रीच ना करे, ब्रीच का मतलब कॉन्ट्रावेंशन ना करे। जैसे कंपनी ने बोला था हम सिक्योरिटी क्रिएट करेंगे, पर उन्होंने सिक्योरिटी क्रिएट नहीं किया, उन्होंने बोला था हम इंटरेस्ट देंगे, पर उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिया, तो ऐसा
कंपनी की तरफ से होना नहीं चाहिए। चलिए, इस बात को इंश्योर करेगा और ऐसे कॉन्ट्रावेंशन को रोकने के लिए स्टेप्स भी लेगा। क्या लेगा? स्टेप्स। जैसे लग रहा है कि एक टाइम निकल गया, अभी तक क्या बन जाना चाहिए था? सिक्योरिटी क्रिएट हो जाना चाहिए था, पर सिक्योरिटी क्रिएट हुआ नहीं। तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मीटिंग करेगा? कंपनी सेक्रेटरी को जाके कंप्लेंट करेगा? तो बोलो यस। आगे तुम लोग की हालत बहुत खराब हो गई है, मैं देख रहा हूं एकदम नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग। चलिए अगला। अच्छा एक बात बताइए, अगर डिबेंचर होल्डर ब्रीच करता है, क्या करता है? ब्रीच, तो क्या वो तुरंत इन्फॉर्म कर देगा डिबेंचर होल्डर को कि देखो भाई तुम्हारी कंपनी जो है ट्रस्ट डीड के टर्म्स एंड कंडीशन को मान रही नहीं? अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्या वर्ड होता है? क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। तो क्या डिबेंचर होल्डर इंश्योर करेगा कि क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी टाइम पर हो जाए? और इतना ही नहीं, अभी कुछ देर में पढ़ाने वाला हूं डीआरआर। क्या पढ़ाने वाला हूं? डीआरआर। जो डीआरआर है वो भी सही ढंग से बनाया जाए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ध्यान से सुनिए, अगर कभी भी सिक्योरिटी एनफोर्सिएबल हो गया, कब होगा एनफोर्सिएबल सिक्योरिटी? जब कंपनी इंटरेस्ट नहीं देगी या कंपनी रिडेम्पशन नहीं करेगी, तो उस केस में सिक्योरिटी क्या हो जाता है? एनफोर्सिएबल, मतलब सिक्योरिटी को बेचने की नौबत आ जाती है। तो क्या वो सिक्योरिटी को बेचेगा? और क्या करेगा फिर? कंपनी इंटरेस्ट नहीं दे रही है, कंपनी रिडेम्पशन नहीं कर रही है, तो वो क्या करेगा? वो सिक्योरिटी को बेचेगा। जो बिल्डिंग है, जो मॉर्गेज हुआ है, उसको क्या करेगा? बेचेगा। कोई दिक्कत? चलिए एक और ड्यूटी है इसकी, जल्दी बताओ क्या है ड्यूटी? अरे जोर से बोलो यार। अच्छा एक बात बताइए, डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग बुलाने का मतलब? डिबेंचर होल्डर से बात करना। एक बात बताइए, डिबेंचर होल्डर से बात क्यों करना चाहेगा? वो तभी बात करेगा, या तो डिबेंचर होल्डर चाहते हैं कि भाई हमारी तकलीफ बढ़ती जा रही है, एक बार मेरी बात सुनो। तो बात कैसे सुनेगा भाई? 1 लाख डिबेंचर होल्डर है, तो 1 लाख डिबेंचर होल्डर की क्या बुलानी पड़ेगी? क्लास मीटिंग। क्या बुलानी पड़ेगी? क्लास मीटिंग। तो अगर सुनिए, अगर कम से कम कितने लोगों ने? 10% लोगों ने अगर आपको रिक्वेस्ट कर दिया, क्या कर दिया? रिक्वेस्ट, तो याद रखिएगा फिर उसको डिबेंचर होल्डर की मीटिंग बुलाना ही पड़ेगा। कोई दिक्कत? दूसरा, मालूम चला कोई इवेंट लिखा हुआ था, जो इवेंट क्या बनता था? ब्रीच, या जो इवेंट क्या बनता था? डिफॉल्ट। तो याद रखिएगा जब भी ऐसा इवेंट हुआ, वो तुरंत डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग बुला के उसको बता देगा कि तुम्हारी कंपनी क्या कर रही है? ब्रीच कर रही है, तुम्हारी कंपनी क्या कर रही है? डिफॉल्ट। तो भाई अब हम लोग आपस में बात कर लेते हैं कि हमें अब इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए जी, अब हम पढ़ रहे हैं क्या एग्जैक्टली? डिबेंचर ट्रस्ट डीड। इससे पहले कि डिबेंचर ट्रस्ट डीड पढ़ाऊं, क्योंकि सुबह 8:30 बजे से तुम लोग पढ़ रहे हो ना, तो तुम लोग की हालत हो गई है बहुत खराब। देख, ब्रेक नहीं देने वाला हूं मैं ये नहीं बोल रहा हूं। पहले ठीक से बैठिए, तो आप लोग थोड़ा एक्सरसाइज कराऊं एकदम ठीक से ऐसे, और थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज करो। अंगड़ाई नहीं लेना, पूरा अंगड़ाई लेके पूरा टट तोड़ रहा है। चलो एक्सरसाइज करो, ऐसे करो। अरे बैठ के उठिए नहीं। बोलो तो वो करने लगा। क्या होता है स्कूल में? ब्रेक नहीं। पीटी, ये क्यों बेचारा, क्या बूढ़ा क्यों हो गया? ये उठा तो पैर झाड़ रहा है, लगता है इसका पैर सो गया। क्या कहते हैं इसको? सो जाना है ना, हम लोग बोलते हैं झुनझुनी लग गया। क्या लग गया? झुनझुनी लग गया। झुनझुनी तो लग जाता है यार, हैं बोलते हैं ना। तो पैर में क्या लग गया? झुनझुनी लग गया, या पैर सो गया। कितने लोगों का पैर सो जाता है क्लास में? पैर सोए मुझे कोई दिक्कत नहीं, दिमाग नहीं सोना चाहिए। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा भाई, तुम लोग 8:30 बजे से पढ़ रहे हो, वो भी आईबीसी जैसा लॉ पढ़े हो, लेकिन दया नहीं करूंगा, मैं पूरा पढ़ा के छोड़ूंगा, है ना? हाँ कंघी मैन, अरे कंघी मैन, कंघी निकाल। बाल आगे आ रहा था? अच्छा, देखिए कंघी मैन को कुछ से मुझे लगता बाल्टी लेके कहा फ्रेश हो जाता हूं इधर ही। अगली क्लास से अगर मैंने अगली क्लास से किसी बच्चे को ऐसे डल जैसा दिखा, स्टाफ को बोल दूंगा 1 बाल्टी पानी लाओ उसके ऊपर डाल दो। अरे तभी तो रिजल्ट आएगा। क्या बोलते हो? अच्छा ये स्ट्रैटेजी अपनाया जाए कि नहीं अपनाया जाए? जहां कोई बच्चा थोड़ा सा भी मुझे डर लगा, 1 बाल्टी पानी उसके ऊपर। ठीक है, करवाते हैं। चलो शुरू करें अब।
क्या पढ़ने जा रहे हैं, जल्दी बताओ। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, एकदम शांत। ये बीच बीच में ना कुछ कुछ देर में आवाज है, ब्रेक दे दो, ब्रेक दे दो। इतने तकलीफ में क्यों हो भाई, हैं? अभी मैं बता रहा हूं मैं कहां दूंगा ब्रेक। ब्रेक नहीं दूंगा क्योंकि 4 पेज बचा ही नहीं है। आइए चलिए जल्दी बोलिए। एकदम शांत हो जाओ, ध्यान से सुनो। ये माइक से आवाज कम आ रही है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है काफी प्रेशर लगाना पड़ रहा है। आज तो मेरा पूरा गला ही हिल गया, पूरा चिल्ला चिल्ला के बोलते बोलते। यहाँ आवाज कम है? अच्छा, उधर आवाज ज्यादा है। ये क्या हुआ बेचारा बूढ़ा की तरह धीरे धीरे आ रहा है, जैसे मन में है कि बेटी की शादी भी करनी है, पता नहीं दामाद कैसा मिलेगा, हैं? चलिए, हाँ जी शांत। चलिए, अगर आपको मालूम है आप क्या लाते हैं, पब्लिक इशू। क्या लाते हैं? पब्लिक इशू। तो अगर आपको मालूम हो तो आप ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, डिबेंचर ट्रस्टी करते हैं ना। डिबेंचर ट्रस्टी किसके लिए अपॉइंट होता है? डिबेंचर होल्डर के हितों की रक्षा करने के लिए, ये ना, ये सब जानता अभी पढ़ रहे थे हम, है ना। अब जो मैं इसमें बताना चाहता हूं वो ये कि ये जो तुम डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करोगे और चार्ज क्रिएट करोगे, सिक्योरिटी क्रिएट करोगे, अभी एक चार्ट दिखाया था, तो भाई वो सारी चीजें तो कहीं लिखनी पड़ेंगी ना। और जिस डॉक्यूमेंट पे लिखोगे, जिस इंस्ट्रूमेंट पे लिखोगे, दैट विल बिकम द डिबेंचर ट्रस्ट डीड। क्या बन जाएगा वो? डिबेंचर ट्रस्ट डीड। तो सुनिए, आपको बनाना पड़ेगा एक डिबेंचर ट्रस्ट डीड। उसी के अंदर एक डिबेंचर ट्रस्टी क्या बनेगा? ट्रस्टी। प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी? ट्रस्ट डीड। अरे ना, और आपको मालूम होगा जो भी ट्रस्ट प्रॉपर्टी होती है वो किसके हाथ में चली जाती है? ट्रस्टी के हाथ में चली जाती है। किसके हाथ में? ट्रस्टी। अरे आप ट्रस्टी के हाथ में नहीं दोगे तो ट्रस्टी उसका इस्तेमाल करके बेनिफिशियरी को बेनिफिट कैसे पहुंचाएगा? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले बताइए। तो याद रखना, ट्रस्ट का कॉन्स्टिट्यूशन इस ढंग से होता है, प्रॉपर्टी होगी कंपनी की, पर किसके कंट्रोल में रहेगी? डिबेंचर ट्रस्टी के कंट्रोल में रहेगी। आइए अगला, क्या इसमें राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर भी लिखा रहेगा? और क्या सिर्फ डिबेंचर होल्डर के राइट्स या कंपनी के भी राइट्स? कंपनी के भी राइट्स। अरे भाई, इसका मतलब डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है? डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है? यस। इसमें एक तरफ कौन होगी? कंपनी, दूसरे तरफ डिबेंचर ट्रस्टी, और तीसरे तरफ डिबेंचर होल्डर। क्या हो गए? डिबेंचर होल्डर। कंपनी डिबेंचर ट्रस्टी को बोलेगी मेरी प्रॉपर्टी ले जाओ। कौन सी प्रॉपर्टी? सिक्योर्ड प्रॉपर्टी ले जाओ, और इसका इस्तेमाल करो किसके बेनिफिट के लिए? डिबेंचर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए। ठीक है, चलिए, तो देखिए ये लिखा हुआ। अच्छा, ट्रस्टी को हम क्या वॉच डॉग कह सकते हैं? वॉच डॉग का मतलब निगरानी करने वाला कुत्ता। अरे तो हिंदी में यही बोलेंगे, मतलब कुत्ता। एग्जैक्टली सुनिए, कुत्ता बोलने का मतलब ये नहीं किसी को गाली दे रहे हैं। सुनिए, अरे भाई निगरानी करने वाला कुत्ता। सुनिए, वॉच डॉग, यस वॉच डॉग लिखा हुआ, यस। ये क्या लिखा हुआ देखो यहाँ, निगरानी करने वाला कुत्ता, है ना। सुनिए, अच्छा एक बात बताइए, क्या जो डिबेंचर ट्रस्टी होता है वो ऐसे देखता रहता है कि डिबेंचर होल्डर के साथ बुरा ना हो जाए? डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? डिबेंचर होल्डर का रिडेम्पशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो भौंकने, मतलब तुरंत क्या करेगा? कंपनी को बताएगा। किसको बताएगा? कंपनी को। डिबेंचर होल्डर को बताएगा, आरओसी को बता देगा, सबको बता देगा, जिससे कि कंपनी पर दबाव बने और कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट करे, या रीपेमेंट करना है तो कंपनी रीपेमेंट करे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए, तो होता क्या है, सो सुनिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, द ट्रस्टी एक्ट एज अ वॉच डॉग to ensure that the company obligation under the trust deed are carried out or they can be expeditiously and effectively to safeguard the interest of debenture। मतलब उसका दो काम है कि डिबेंचर ट्रस्ट डीड के अंदर कंपनी के जो ऑब्लिगेशंस लिखे गए हैं, कंपनी उस ऑब्लिगेशन को मान रही है या नहीं, और जो भी डिबेंचर होल्डर्स हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए जो भी इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए
वो जल्दी जल्दी ले जा रहे हैं या नहीं। यही लाइन लिख देगा, लिखेगा कमेंट, तो बच्चा लिखेगा डिवेंचर ट्रस्टी होता है कुत्ता। अरे कुत्ता नहीं, यहाँ कुत्ता बोलने, सॉरी निगरानी, हाँ निगरानी वाला कुत्ता बोलने का मतलब है कि वो हमेशा डिवेंचर होल्डर की हितों की रक्षा करता है और वो देखता रहता है कि डिवेंचर होल्डर्स के साथ कुछ भी बुरा ना हो। इन टोटल वो सूंघता मतलब देखता रहता है। अच्छा एक बात बताइए, जो कुत्ते सॉरी जो मतलब कुत्ते होते हैं सुनिए वाले, वो अपने मालिक के आसपास ऐसे 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 देखते रहते हैं कि मालिक पर कोई भी आंच ना आए। क्या ना आए? आंच ना आए। तो होता है कि नहीं होता, पहले बताइए आप। तो चलिए भाई, अच्छा एक बात बताइए, डिबेंचर ट्रस्ट डीड का फॉर्मेट कहां मिलेगा आपको? अच्छा जरूरी है FS12 के फॉर्मेट में बना दें या उसके जैसा भी चलेगा? उसके जैसा का मतलब, हाँ कंटेंट FS12 से ज्यादा होना चाहिए, कम होना नहीं चाहिए। ठीक है, कितने दिन के अंदर डिबेंचर ट्रस्ट डीड बन जाना चाहिए? 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर। ठीक है, चलिए इसके बाद थोड़ा सा आ रहा है टेक्निकल। अब थोड़ा तुम्हें दिमाग यूज करना पड़ेगा। कहा सर अभी तक क्या यूज कर रहे थे? चलिए सुनिए, एक काम कर रहा हूं मैं, 3:43 हुआ है, तो मैं अब वापस स्टार्ट करता हूं 4 बजे। ठीक है, मैं 15 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, लेकिन ये वीडियो रुकेगा नहीं, ये कुछ भी रुकेगा नहीं, मैं वीडियो बंद नहीं कर रहा हूं, बस 15 मिनट में बैठ जा रहा हूं। तुम लोग को थोड़ा सा रेस्ट लेना है, रेस्ट ले लो, उसके बाद मैं शुरू कर रहा हूं। तो ये 15 मिनट पक्का है, मैं 15 मिनट का टाइमर लगा दे रहा हूं। 15 मिनट बस यहां से देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए 15 मिनट का है।
8 मिनट बाकी। पता नहीं आज मेरे माइक का आवाज ही नहीं, मेरे में इतना प्रेशर डालना पड़ रहा है कि मैं क्या बताऊं। हम्म। ये मुझे दिक्कत करता है ना, फिर मेरा एनर्जी बहुत ज्यादा लगता है। हम्म। किसका आवाज आ रहा है इतना गाना का? अरे तुम कान में लगाओ ना उसको। नहीं है वो, भूल गए लाना। अब सब डांस करने लगेगा बल में। इंग्लिश गाना तो समझ में नहीं आया किसी को। हाँ, तो मुझे समझ में क्यों नहीं आया भाई? हैं? एक बच्ची से पूछना भी तो था मुझे। हाँ। लास्ट में पूरा चैप्टर पूछ लूं। क्या? और बढ़िया से। भी तुम भी, हाँ मजा आएगा ना। अरे ऐसे नहीं, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। अरे घर पे जाके। चलो तब तक मैं भी कुछ खा लेता हूँ। क्या हुआ? क्या चीज है? कितना तेज है? बोला काजू फेंक के मारिए सर। हम क्या करेंगे, खा लेंगे। प्री टेस्ट का अब मुझे याद दिलाना, मुझे खत्म करने के बाद।
बस 1 मिनट बाकी, 1 मिनट बस बस। मैंने, अरे नहीं हो पा रहा है। अभी मेरे दिमाग में ना टाइम पे बैच कंप्लीट करना वो ज़्यादा वो है, मतलब प्रायोरिटी पे है कि मेरा बैच कंप्लीट हो। हैं? हाँ, अब इसी में मैं रह जाता हूँ। करूँगा करूँगा, तुम लोग मुझे इसी तरह बेइज्जत करते रहो तो मैं, मोटिवेशन मिलता है फिर। जैसे पेट वेट निकल रहा हो ऐसा कुछ, तो बच्चा सब बेइज्जती करता है, नहीं चीज़ी कैसे लग रहे हैं वो, तो ऐसे करने से क्या होगा फिर बेइज्जती ना नेगेटिव मोटिवेशन होता है और वो ज़्यादा काम करता है। अरे हो गया, गाना बंद कर लो यार तुम, मैं मतलब लग रहा मरा सरा हुआ गाना सुन रही है। दर्द वाला गाना। चलिए शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा ये टेक्निकल है। अरे कितना बार लंच लाते हो यार, कुछ कुछ देर में तो पिटारा खोल देते हो तुम लोग। उसमें से वो निकलता रहता है कुछ ना कुछ। अभी ये 15 मिनट का ब्रेक दिया, वो पिटारा खोल के बस उसमें से खा रहा है, हैं? कहा सर कुछ भी है, लेकिन कोई भी ऐसे कौन खाता है? मैं खाता हूं, हम खाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, अब 2 वर्ड हैं, ये थोड़ा आपको दुख दे सकता है। पहला, अरे पारी पासु नहीं है, पारी पासु, पड़ी पशु है ना, पड़ी पशु। आइए चलिए देखिए, जरा इसको पूरा पढ़िए तो, पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो। अब सुनिए, एकदम शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ। चलो इधर देखो, एक चीज बताता हूं तुम्हें। एक चीज है इस चैप्टर में, एक अच्छी बात है, थोड़ी लंबा चैप्टर जा रहा है, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। ये सारा कॉन्सेप्ट तुम्हें डिपॉजिट चैप्टर में भी काम आएगा और चार्ज चैप्टर में भी काम आएगा, डिट्टो वहां पे मिलता है। अब देखिए, हो सकता है अभी मैं ढूंढ रहा हूं कि शायद चार्ज चैप्टर का चार्ट यहां काम आ जाए। या शायद वो किसी और में तो नहीं है। हाँ यही। चलिए इधर देखिए, इधर देखिए। अरे सुनो, एकदम शांत हो जाओ। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? पड़ी पशु चार्ज, बोलो। पड़ी पशु क्या है? पड़ी पशु क्लॉज इन केस ऑफ डिबेंचर। एक्चुअली इसको पड़ी पासु चार्ज भी कहते हैं, तो लिखो ऑब्लिक करके, पड़ी पासु चार्ज। लिखो, विपाशा बासु नहीं, हाँ पड़ी पासु चार्ज लिखो, ऑब्लिक करके लिखो। बुक नहीं निकाला अभी तक आपने? बुक अच्छा करवा लीजिए। पड़ी पासु चार्ज लिख लिया। इधर देखिए, इधर देखो। अरे थोड़ा चार्ज चैप्टर का ये मैं करवा दे रहा हूं, ये चार्ज चैप्टर से आ रहा है, तो थोड़ा सा तुम्हें चार्ज हल्का सा पढ़ना पड़ेगा, चलेगा ना? इधर देखिए, चार्ज दो तरीके से क्रिएट होता है, मतलब दो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। पहला बोलो कौन? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑन विच द चार्ज इज क्रिएटेड। आप इसको छोड़ के चलिए, ये कहां पढ़ेंगे आप? मां कि चार्ज दो तरीके का क्रिएट होता है, फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज। अगर आप ऐसे प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किए हैं जो डेफिनिट है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, है ना, तो उसको बोलते हैं फिक्स चार्ज। क्या बोलते हैं? फिक्स चार्ज। और फिक्स चार्ज होल्डर जो होता है वो सिक्योर्ड माना जाता है। क्या माना जाता है? सिक्योर्ड। जो फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट होता है वो ऐसे एसेट पे क्रिएट होता है जो फ्लक्चुएटिंग होती है। क्या होती है? फ्लक्चुएटिंग। जैसे स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा, जो स्टॉक है वो फिक्स्ड है, लेकिन स्टॉक इन ट्रेड जब है तो फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग वाले में कब मालूम चला स्टॉक बढ़ जाए, कब स्टॉक घट जाए, कुछ पता नहीं है। तो जो चार्ज होल्डर है उसकी हालत बिगड़ी रहती है, उसको लगता है कि हम अनसिक्योर्ड हैं। क्या है?
अनसिक्योर्ड है, क्योंकि वो तो सारा स्टॉक बेच लेगा, उसको कुछ मिलेगा नहीं बाद में, नहीं समझे। चलिए हमें इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, ये चार्ज चैप्टर आएगा ना उसमें ये आएगा, हमें अभी ये वाला पकड़ना है, कौन वाला, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ चार्ज होल्डर। ठीक है, इधर देखो, अगर आगे देखो ये पढ़ना था ना, पेरी पासू चार्ज, दूसरा, तीसरा, अब इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, पहला पेरी पासू चार्ज में क्या होता है, एक से ज्यादा चार्ज होल्डर है, पहले समझिए, इधर समझ प्लीज प्लीज प्लीज। असेट एक है, असेट क्या है, एक, और वो असेट एक से ज्यादा क्रेडिटर के, डिबेंचर होल्डर के फेवर में चार्ज है, मतलब उसी एसेट को दिखा के तुमने 4-5 लोगों से लोन लिया हुआ है, 4-5 लोगों से क्या लिया हुआ है, लोन, मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। ठीक, अब चक्कर ये है कि अगर मान लीजिए 5 लोगों से लोन लिया तो पांचों आपका डिबेंचर होल्डर या क्रेडिटर, पांचों का राइट बनता है उस पर, पांचों कहेगा कि मेरा लोन अगर नहीं चुका तो हम इसको बेचेंगे, ये तो पांचों बोलेगा ना यार, ये बात समझ रहे हो पहले। ठीक है, ठीक है, तो पांचों बोलेगा। तो सुनिए, आपने रैंकिंग अगर पेरी पासो दिया है तो जरा पढ़िए तो क्या लिखा है, मोर देन 1 चार्ज होल्डर है पर सबकी रैंकिंग इक्वल है, क्या लिखा है, बट ऑल विल बी ट्रीटेड पेरी पासो। पेरी पासो का मतलब तुम्हारे बुक में लिखा हुआ, बताओ तो क्या लिखा है, कुछ लिखा होगा, आगे बढ़ो, इक्वल फुटिंग और इक्वल प्रो, नहीं पहले बताओ, इक्वल, ये सब वर्ड है। सुनिए अब इस केस में क्या होगा, सुनो, अरे सुन लो, इस केस में ये होगा, कोई चार्ज होल्डर बड़ा नहीं, कोई चार्ज होल्डर छोटा नहीं, कोई पहले नहीं, कोई बाद में नहीं, सबकी रैंकिंग बराबर, सबकी रैंकिंग बराबर। अब बोलोगे कि सर मान लीजिए पांचों का लोन वापस नहीं हुआ, तो सर पांचों धावा बोलेगा प्रॉपर्टी पे, तो सर कैसे मिलेगा पांचों को, प्रोपोर्शनेट, कैसे मिलेगा, प्रोपोर्शनेट। जो ज्यादा लोन दिया होगा वो ज्यादा रिकवरी करेगा, जो कम लोन दिया होगा वो कम रिकवरी करेगा, यही ना होता प्रोपोर्शनेट। अरे यही होता ना यार, ये बात समझ में आई। अभी मैं और पढ़ाऊंगा लेकिन छोटे छोटे वर्ड्स को पकड़ रहे हो। चलिए दूसरा होता है एक्सक्लूसिव चार्ज, नाम से ही लग रहा है एक ही चार्ज होल्डर है, कोई टेंशन ही नहीं, वो अकेला चार्ज होल्डर है, लोन वापस नहीं करोगे, आएगा तुम्हारे प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाएगा, प्रॉपर्टी बेच के पैसा निकाल लेगा, यहां तो कोई झंझट ही नहीं। ये कौन है, तीसरा। जो फर्दर चार्ज है, ये एक से ज्यादा चार्ज होल्डर हैं पर सबकी रैंकिंग अलग अलग, चाहिए पेरी पासो तो नहीं है, पेरी पासो में सबकी रैंकिंग इक्वल होती है, लेकिन जो फर्दर चार्ज है तो इसमें क्या होगा, जो पहले चार्ज क्रिएट हुआ होगा वो पहले निकालेगा पैसा, जिसका बाद में चार्ज क्रिएट होगा वो बाद में निकालेगा। नहीं समझ में आया, तो फर्दर चार्ज में रैंकिंग होगा, क्या होगा, रैंकिंग, जिसका पहले चार्ज क्रिएट होगा वो पहले पैसा निकालेगा, जिसका बाद में चार्ज क्रिएट होगा वो बाद में निकालेगा। समझ में आ गया। तो फर्दर चार्ज में रैंकिंग होती है पर पेरी पासो में कोई रैंकिंग होती नहीं, सबका रैंक 1, सबका रैंक 1। पहले ये समझ में आया। अब तुम इसका फोटो सिर्फ खींच लेना, बस उतारने का मन हो तो उतार लेना, 4 चैप्टर में होगा पर यहां तो उतारना पड़ेगा ना, क्योंकि 4 चैप्टर से पहले आ जाएगा ना ये। कोई भी बच्चा जब पढ़ाई करता है एग्जाम के लिए तो पहले वो तो नंबर वाइज करता है, तो तुम अगर नहीं मन है तो तुम इतना ही उतार लो, बस उतारोगे, चलो इतना ही उतार लो, बस इधर वाला उतार लेना, ऐसे उतार लो। बाकी टाइप ऑफ चार्ज जो है, अगला 4 चैप्टर है उसमें ये चार्ट आया, तो ये चार्ट मैंने यहां पढ़ा दिया, 4 चैप्टर में है ना, फिर भी यहां पे तो तुम उतार ही लो। हाँ, राइट साइड वाला उतार लो, तुम्हारे लिए राइट साइड है लेफ्ट साइड है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए भी राइट ही है ना। ग्रीन वाला पार्ट, कौन वाला पार्ट, ग्रीन, रेड वाला मत उतारना, बेकार में एक्सेस हो जाएगा यहां पे। तो पेरी पासो में क्या होता है, अलग अलग रैंकिंग या सेम रैंकिंग, सेम, एक से ज्यादा होंगे पर रैंकिंग सेम होगी, तो लोग पैसे की रिकवरी कैसे करेंगे, प्रोपोर्शनेट। एक्चुअली चैप्टर ये छोटा लगता है, बड़ा टेक्निकल पढ़ा है, लेकिन
ठीक है। हो गया। मुझे लगता हो गया। हो गया। चलिए हटा रहा हूं। अब लाइन बाय लाइन टैली कर लो भाई। तो पैरी पासू का मतलब, चलिए सबसे पहला सुनो जरा ध्यान से, सारे लोग कौन से फुटिंग्स पे होंगे? अच्छा एक बात बताइए, कभी भी सिक्योरिटी को एनफोर्स करना हुआ, सिक्योरिटी को क्या करना हुआ? एनफोर्स। एनफोर्स का मतलब होता है सिक्योर्ड एसेट को बेचना। क्या करेंगे? बेचेंगे। जब आपको कंपनी वापस नहीं करेगी पैसा या इंटरेस्ट नहीं देगी, तो डिबेंचर ट्रस्टी के पास क्या बचेगा? प्रॉपर्टी को बेचेगा। बेचने के बाद जो पैसा उससे रियलाइज होगा, क्या वो किसी एक को दिया जाएगा, दो को दिया जाएगा, किसी को पहले दिया जाएगा, किसी को बाद में दिया जाएगा, या प्रोपोर्शनेटली सब में बांट दिया जाएगा? और प्रोपोर्शनेट कहां से? जो ज्यादा लोन दिया होगा उसको ज्यादा मिलेगा, जो कम लोन दिया होगा उसको कम मिलेगा। आगे पेरी पासू का मतलब क्या होता है? इक्वल स्टेप, इक्वली ट्रीटेड, एट द सेम रेट, एट पार। सब मतलब वही, सब बराबर, सब क्या है? बराबर। चलिए इधर देखिए, तो अगर आप कभी भी कहते हैं कि सारे डिबेंचर होल्डर पेरी पासू हैं, तो इसका मतलब पुराने डिबेंचर और नए डिबेंचर में कोई भी डिफरेंस नहीं। वो किस में होगा? फर्दर चार्ज में। फर्दर चार्ज में ओल्ड वाले को पहले पैसा मिलेगा, न्यू वाले को बाद में। लेकिन जब पेरी पासू बोल रहे हैं तो ओल्ड और न्यू से कोई फर्क पड़ता नहीं है, सबकी रैंकिंग होगी सेम। जैसे जो सीएस के साइन का पावर है वो पेरी पासू है। आज मैं सीएस हूं और मैं सीनियर सीएस हूं, इतना टाइम हो गया, मैं साइन करूं और ये अभी तुरंत सीएस बने और ये साइन करे, दोनों के साइन की इज्जत सेम होगी। यस, साइन का इज्जत तो सेम ही रहेगा। साइन करने के लिए थोड़ी होता ओल्ड सीएस का साइन अलग और न्यू सीएस का साइन अलग। पेरी पासू है, सबके साइन की इज्जत क्या होगी? बराबर। चलिए आगे। अच्छा अगर पेरी पासू वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है तो वो इसका मतलब फर्दर चार्ज है। नहीं समझ में आया? आपने पेरी पासू इस्तेमाल नहीं किया लेकिन एक से ज्यादा चार्ज क्रिएट कर दिया, या तो एक्सक्लूसिव चार्ज क्रिएट करते तो झगड़ा ही नहीं था, या तो एक्सक्लूसिव चार्ज क्रिएट करते झगड़ा ही नहीं था। लेकिन एक से ज्यादा को रखे हुए और पेरी पासू बोल नहीं रहे हो तो पक्का वो फर्दर चार्ज है। तो याद रखिएगा, सुनिए, तो डेट ऑफ इशू के हिसाब से पेमेंट होगा। जिसका पुराना डेट ऑफ इशू होगा उसको पहले मिल जाएगा, जिसका बाद का डेट ऑफ इशू होगा उसको बाद में मिलेगा। लेकिन मान लीजिए अगर सेम डे पे ही लोग थे तो कैसे तुम रैंकिंग करोगे? तो उसमें न्यूमेरिकल ऑर्डर, जिसका रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर पे नंबर 1 पे नाम होगा उसको पहले, जिसका नंबर 2 पे नाम होगा उसको बाद में, जिसका नंबर 3 पे होगा उसको उसके भी बाद। तो ये सब तब है जब पेरी पासू वर्ड इस्तेमाल हुआ नहीं। लेकिन अगर पेरी पासू है, फर्दर चार्ज है ना,
अगर पेरी पासु वर्ड है तो ये सब चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, हमें टाइम वाइम देखने की जरूरत नहीं है। दे ऑल आर ट्रीटेड इक्वली। याद है, अब मुझे लगता है पेरी पासु काफी अच्छे से समझ में आ गया तुम। चलिए हेडिंग, एक काम करो भाई, यहां से लेके यहां तक पढ़ जाओ। आज मेरा पूरा गले की ऐसी की तैसी हो गई है पूरी आज, पता नहीं क्यों। हाँ मुझे लगता है रात में चुप रहना पड़ेगा पूरा। है क्या बोल रही है? क्या बोली? क्या बोली? फोन पे बात नहीं करता हूँ मैं। अभी कुछ देर पहले तुम लोगों में कोई एनर्जी नहीं थी, तुम लोग सारे के सारे एकदम मरे हुए से ऐसे कर रहे थे। ये ओ करने के लिए कहां से पावर आया भाई? रात का मैं यहां से जाते जाते पहले ऑफिस में बैठूंगा 2 घंटे 1 घंटे, वहां से जाते जाते मैं घर पे जब भी पहुंचता हूं अंधेरे में पहुंचता हूं, तो मैंने बोला कि अब घर पे पहुंचे कहीं बात नहीं करूंगा, फोन बंद करके सो जाऊंगा। आइए, नहीं बताऊंगा, अरे मैं किसी से बात नहीं करता। चलो पढ़ने के लिए बोला है, देखो 1 2 3 4 जनरल रूल और ये है एक्सेप्शन। तुम लोग मेरा चेहरा देख के हंस क्यों रहे हो यार? पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो भगवान, पढ़ लो। मेरे जिंदगी के बारे में जान के क्या करोगे? मेरी जिंदगी तो खुली किताब है, सारे पन्ने उल्टा उल्टा के सब पढ़ चुका है। पढ़ लो। GR का मतलब जनरल रूल, एक्सेप्शन तो लिखा ही हुआ। अब सुनिए, एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका जवाब देना। कितने बच्चों ने जनरल रूल पढ़ लिया है? तुम लोग तो इसमें इंटरेस्टेड थे कि मैं रात में कहां बात करता हूं, तो कहां पढ़े होगे तुम लोग? 4 लाइन है, पढ़ो जल्दी। चलिए हो गया। चलो सुनो आप इधर, अरे मत हंसो यार, हो गया। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपने ट्रस्ट डीड के अंदर, ट्रस्ट डीड मींस डिबेंचर ट्रस्ट डीड के अंदर आपने एक ऐसा प्रोविजन लिख दिया जिसमें आपने इस प्रोविजन से क्या किया, इसको टिक लगाना सीखो, ये बहुत जरूरी है। इस प्रोविजन से आपने ट्रस्टी को एग्जेम्प्ट किया या उसको इंडेमनीफाई किया। किस चीज से एग्जेम्प्ट किया? लाइबिलिटी से। किस चीज से इंडेमनीफाई किया? लाइबिलिटी से। और लाइबिलिटी कब हुआ है भाई? जब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कब हुआ है भाई? तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इस वजह से हुआ है क्योंकि उसने केयर नहीं लिया, उसने जागरूकता नहीं दिखाई। सर क्या है, क्या है, क्या है? पूरा झूला झूल गया ये तो, है ना? आप टिक तो लगा लो। देखो आप जब तक टिक लगाना नहीं सीखोगे, सिखा दे रहा हूं, CS बनने के बाद जिंदगी भर पढ़ना पड़ता है। मैं भी CS हूं, फिर भी पढ़ता हूं। आप लोग सीखो तरीका पढ़ने का, एक दूसरे से रिलेट करोगे तो समझ। आप देखो मैं फिर से रिलेट करता हूं, इधर देखिए। आपने अपने ट्रस्ट डीड में, आपने अपने, पढ़ेंगे यहां से, मैं 1 2 लगा दूं क्या? 1 2 लगा देता हूं, ठीक रहेगा? नहीं ऐसे कैसे समझोगे? चलिए सबसे पहले क्या पढ़ोगे? आपने अपने ट्रस्ट डीड में, बाद में उतार लेना प्लीज, देख लो भाई। आपने अपने ट्रस्ट डीड में ऐसा प्रोविजन लिखा जिस प्रोविजन से आप क्या कर रहे हो? एग्जेम्प्ट कर रहे हो ट्रस्टी को, या ट्रस्टी को इंडेमनीफाई कर रहे हो। किस चीज से इंडेमनीफाई कर रहे हो या एग्जेम्प्ट कर रहे हो? लाइबिलिटी से। लेकिन वो लाइबिलिटी अराइज क्यों हुई? क्योंकि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्यों हुआ? क्योंकि उसने केयर नहीं दिखाया या वो जागरूकता दिखाया नहीं। तो याद रखना, सुनिए, अगर वो केयर नहीं दिखाया, अरे डिबेंचर ट्रस्टी का काम वॉचडॉग का था ना, तो आपको हमेशा केयर दिखाना था ना, आपको हमेशा निगरानी रखना था ना, आपको हमेशा जागरूकता रखना था ना। तुम्हारे जागरूक ना होने की वजह से, तुम्हारे केयर रखने के ना वजह से अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, ये उससे लाइबिलिटी अराइज होती है, डिबेंचर होल्डर का नुकसान होता है, तो क्या ट्रस्टी को लाइबल होना चाहिए था? लेकिन तुमने क्या दिमाग लगाया? ट्रस्ट डीड में उसको उसके गलती से क्या कर दिया? एग्जेम्प्ट। उसको लाइबिलिटी से क्या कर दिया? एग्जेम्प्ट। तो ये अच्छी बात नहीं है। याद रखिएगा, अगर ऐसा प्रोविजन आपने लिखा
तो दैट प्रोविजन विल बी वॉइड। ये हो गया नंबर 9। क्योंकि सीधी सी बात है, अरे सुनिए इधर, आप समझिए, अगर कुछ लोग 1 2 कहां है, 3 कहां है, ढूंढो। तुम्हारे लिए यही अचीवमेंट है कि तुम 1 से 9 तक पॉइंट ढूंढ लो। ढूंढ लिया? तो सुनिए, अब 1 से 9 तक तुम जोड़ जोड़ के बोलो, तुम भी बोल लोगे। बोलो तो। अब कुछ बचा? चलिए आइए, अगर मैं पॉइंट पकड़ रहा हूं। अगर आपने ट्रस्ट डीड में कोई ऐसा प्रोविजन लिखा जिससे ट्रस्टी को एग्जेम्प्ट किया या ट्रस्टी को इंडेमनीफाई किया, क्या चीज से भाई? लाइबिलिटी से। वो लाइबिलिटी इसलिए अराइज हुई क्योंकि कंपनी ने किया ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। कंपनी ने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इसलिए किया क्योंकि ये जो तुम्हारा ट्रस्टी था ये केयर नहीं रख रहा था, या ट्रस्टी जागरूक नहीं था। तो अगर जागरूक नहीं था, केयर नहीं रख रहा था, तो आपको लाइबिलिटी से इंडेमनीफाई नहीं करना चाहिए था, आपको लाइबिलिटी से उसको एग्जेम्प्ट करना नहीं चाहिए था। ही शुड बी, है ना, प्योरली श्योरली लाइबल, लेकिन आपने उसको एग्जेम्प्ट कर दिया, आपने उसको इंडेमनीफाई कर दिया, तो ये आपने ठीक नहीं किया। वो प्रोविजन हो जाएगा नल एंड वॉइड। कोई दिक्कत? चलो भाई, ये तो जनरल रूल था कि माफी नहीं मिलेगी, यही था ना। अगर उसने केयर नहीं दिखाया है और अगर उसने जागरूकता दिखाई नहीं है तो उसको माफी नहीं मिलेगी। ही विल बी श्योरली बी लाइबल, ही विल बी श्योरली बी लाइबल। ठीक है? और अगर तुम प्रोविजन लिख लिख के उसको बचाने की कोशिश करोगे तो सो होने वाला नहीं है। वो प्रोविजन ही क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड। याद रहेगा? चलो, अब एक्सेप्शन आ रहा है। एक्सेप्शन का मतलब माफी मिल जाएगी। और एक्सेप्शन का मतलब तो माफी मिल जाएगी ना। ऊपर में कितना टफ हुआ था कि अगर तुमने प्रोविजन के थ्रू उसको बचाया तो प्रोविजन को ही कर दूंगा नल एंड वॉइड। लेकिन नीचे फिर ये भारत देश है भाई, लॉ में कुछ ज्यादा ही प्यार रहता है सबके लिए। यहां साफ बोल दिया कि अगर डिबेंचर होल्डर, कौन? डिबेंचर होल्डर, अगर 3/4 वोट से, 3/4 वोट से, तो क्या ये एसआर इन क्लास मीटिंग है? एसआर इन, तो तुम लोग फुल फॉर्म लिखोगे, समझे? सीएम चीफ मिनिस्टर लिख दोगे तुम लोग। एसआर इन क्लास मीटिंग लिखो पूरा, एसआर इन क्लास मीटिंग। अगर पास कर दे तो क्या उनको एग्जेम्पशन मिल सकती है? बोलो। तो इसका मतलब, अच्छा यहां क्यों एग्जेम्पशन दे दिया? डिबेंचर होल्डर किनके हितों की रक्षा करने के लिए है? डिबेंचर होल्डर। अच्छा, डिबेंचर होल्डर खुद माफ कर दे तो जाओ, चलो कोई बात नहीं, हो गया, चलो कोई नहीं, जाओ माफ किया, तो माफी मिल सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन तुम डिबेंचर ट्रस्ट डीड के अंदर प्रोविजन लिख के उसको बचाना चाहोगे तो सो होने वाला नहीं। लेकिन एक्सप्रेस रेजोल्यूशन से ऐसा करें तो वही 3/4 मेजॉरिटी होना चाहिए, तो अरे बोलो, तो उसको माफी मिल भी सकती है। कोई दिक्कत? चलिए भाई, ये 2 खत्म हो गया। अब तो सबसे भयानक ये है। ये क्या है जल्दी बताओ? बड़ा भयानक है भाई। तैयार हो जाओ सारे के सारे बच्चे, ठीक है? अपने कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि ये एकदम टफ होने वाला है। ट्रबुलेंस होगा आपको। क्या होगा? ट्रबुलेंस। जानते हैं ट्रबुलेंस क्या होता है? क्या? जब एरोप्लेन ऐसे वैसे होता है ना, बताया था ना, मुझे आज जिंदगी भर याद रहेगा। इस बार तो मुझे दिल्ली में गिरा दिया था ये लोग। हाँ, बहुत, मैं तो आज तक उस सोच सोच के भी हिल जाता हूँ कि भाई मैं शायद ये बैच नहीं ले पाता। पूरा एरोप्लेन वो ऊपर टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करते ही दिल्ली में फिर एक बार तो ऐसा लगा कि हम लोग गए, जितने पैसेंजर बैठे हुए थे, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी। बताइए, इंटरनेशनल फ्लाइट था लेकिन वहां पर हम लोग सब हनुमान जी ही बचाते वहां पे भी। और हाँ, ऊपर से वो लोग जो 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 एयरलाइन थी, उस एयरलाइन का मैंने पायलट सबको देखा था, एकदम पतला पतला दूल्हा। मैंने कहा तो लीवर भी नहीं खींच पाएगा, कुछ हो गया तो नहीं। एरोप्लेन में बहुत ट्रबुलेंस में बहुत डर लगता है, आपको मालूम है? बहुत लोग हार्ट अटैक आ जाता है। कुछ लोग का ट्रेन में तो नहीं होता,
खिड़की से कूद जाते हैं, कूदना एरोप्लेन में, है ना। चलिए सुनिए।